साथियों, आज का अपना टॉपिक है मौर्यन डायनेस्टी। लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जो सिकंदर है वो भारत में आया और सिकंदर भारत में आके उसने बैटल ऑफ हाइडासेप्स लड़ी। बैटल ऑफ हाइडासेप्स इसको लड़ा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्यास दरिया से, ब्यास नदी से पीछे चला गया, क्योंकि आगे धनानंद राज करता है। आगे की स्टोरी हम देखते हैं कैसे सिकंदर के बाद जो मौर्यन साम्राज्य है वो आया। ध्यान में करना, जो 265 बीसी की बात है जब मौर्यन डायनेस्टी रूल करती है। तो आपने देखा कि आज से भी बड़ा भारत, जहां से लेके दक्षिण भारत से लेके सारा आज का इंडिया, फिर इधर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सारा इंडिया, फिर इधर से आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक का जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया किसके अंडर आता है? मौर्यन डायनेस्टी के क्या आता है? अंडर आता है। ये मौर्य वंश के राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और जे हैं चाणक्य। तो तीनों का आपने याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और चाणक्य को। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, इनने जो जो बातें की, इनका एक बुक है अर्थशास्त्र। इसको आपने याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसकी बुक है? अर्थशास्त्र किसकी बुक है? तो भाई वो कौटिल्य की बुक है। लेकिन कौटिल्य ने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी। एक थे विष्णु जी, विष्णु गुप्ता जी, या विष्णु शर्मा जी। तो विष्णु शर्मा जी ने क्या किया, जो जो सारी बातें थी चाणक्य की, उसको एक बुक में बनाया, उसको नाम दिया अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में बात तो कौटिल्य चाणक्य की नीतियों की है, लेकिन उसको लिखा, उसको इंटीग्रेट किसने किया? तो वो किया विष्णु शर्मा जी ने। ये आपको याद रखना है। मैं बता रहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये इसके पहले जो उनके गुरु हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्ता कहते हैं, वो सारे ही सारे नंदास के राज में क्या थे? एक वजीर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन धनानंद उनकी बेइज्जती कर देता है। धनानंद उनको भरे कोर्ट में बेइज्जती कर देता है। किसकी? चाणक्य की। इसके बाद चाणक्य फैसला करेंगे कि वो उन धनानंद के राज को, नंदास के राज को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उनको मिलते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत सारी क्वालिटीज डालते हैं, अच्छी क्वालिटीज, और आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य लड़ाई करेंगे किसके साथ? नंदास के राजे धनानंद के साथ। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त को सेंड्रिकॉटस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंड्रिकॉटस किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, क्योंकि उन्होंने ग्रीक के काफी इलाके जीत लिए। मैंने शायद आपको बताया था कि 3 इलाके जीते किसने? अलेक्जेंडर ने। अरिया, अर्कासिया और गेड्रोसिया। अरिया, अर्कासिया और गेड्रोसिया, ये तीनों इलाके जीते। तो तीनों इलाकों में बांट दिया अपने राज्य को। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर की मौत होगी, तो जहां पे उसने अपना एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको जिम्मेवारी दी कि आपने इसको राज करना है अरिया वाले इलाके के ऊपर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इस अरिया वाले इलाके के ऊपर भी अटैक कर देगा और सारा इलाका जीत लेगा, सारा इलाका जीत लेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो हिस्ट्री है वो हमें बार बार ग्रीक स्कॉलर्स में भी देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको बताया, सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है, जो जर्नल है किसका? सिकंदर का। कब हराएगा? 305 बीसी में। 305 बीसी में वो हराएगा। इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर होगा वो अपनी बेटी मेगस्थनीज, नाम को याद रखना है, मेगस्थनीज, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर देगा। और साथ साथ में एक ग्रीक एम्बेसडर आएगा मेगस्थनी, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। मैं थोड़ा दोबारा बताता हूं।
सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलन की शादी कर देते हैं, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और साथ में एक ग्रीक एम्बेसडर को भेजेंगे जिसका नाम क्या होगा? मैगस्थनीज। तो जब मैगस्थनीज इंडिया में आएंगे और एक बुक लिखेंगे जिसका नाम क्या है? इंडिका। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो काम किए हम किससे पढ़ते हैं? तो ये बुक इंडिका से हम क्या है सारी जानकारी लेते हैं। और हम अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लास्ट टाइम था बहुत अच्छा राजा हुआ, बहुत बड़ा इलाका जीता, लेकिन लास्ट में वो जैनिज्म धर्म को अपना लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को अपनाते हैं और जैनिज्म अपनाने के बाद हम देखते हैं जो लास्ट पीरियड है उनकी लाइफ का, तो वो जाएंगे श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला मैंने आपको बताया था जब जैनिज्म पढ़ रहे थे कि जैनिज्म दो भागों में बांटा गया। एक को कहते थे स्थूलभद्रा, श्वेतांबर और श्वेतांबर, दूसरे कौन थे? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर कौन थे? जो व्हाइट कुछ नहीं पहनते थे। श्वेतांबर कौन थे? जो व्हाइट कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबर यूपी से चले गए थे कर्नाटका में, कहां पे? श्रवणबेलगोला। तो ये सारी स्टोरी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी जुड़ती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी लास्ट टाइम चले जाते हैं कहां पे? श्रवणबेलगोला। कहां पे? कर्नाटका में चले जाते हैं। और अपने जिंदगी के लास्ट जो वर्ष हैं वो जैनिज्म में एक विधि होती है जिसको कहते हैं सलेखना। जिसको कहते हैं सलेखना। सलेखना में क्या है कि जब आपको लगे कि मैंने बहुत जिंदगी जी ली, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक रूम में जाएंगे, एक झोंपड़ी में जाएंगे, अपने आप को बंद कर लेंगे, ना कोई खाना ना कोई पीना, कुछ नहीं करना। धीरे धीरे आप कमजोर होते जाएंगे और लास्ट में आपकी मौत हो जाएगी। इसको जैनिज्म में सलेखना कहा जाता है। तो ऐसे करके अगर पूछा जाए कौन से राजा हुए हैं जो सलेखना के कारण उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बनते हैं। तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन आए? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रा गाथा भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रा गाथा भी कहा जाता है ग्रीक्स में। हम देखते हैं 297 बीसी में जब उनके पिता की मौत हो जाती है तो ये राजा बनते हैं। बुक्स बताती हैं कि इनका राज 2 सीज के बीच में था। तो 2 सीज हम देखें इंडिया के मैप में, हमें मालूम है कि एक तरफ क्या है? इधर है अरब सागर, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों के बीच का रास्ता है। इसका मतलब इनका जो एरिया था वो दोनों पोर्ट को क्या करता था? टच करता था। तो काफी बड़ा एरिया था। इनके समय ही एक ग्रीक एम्बेसडर डेमियोचोज, तो उनके समय मैगस्थनीज आए हैं, इनके समय कौन आए हैं? डेमियोचोज आए हैं, जो आके इंडिया में रहना स्टार्ट करेंगे और इंडिया में बताएंगे क्या क्या बातें हुई हैं। साथियों, बिंदुसार के बाद काफी समय माना जाता है कि कोई मौर्य वंश का राजा नहीं बना। आप देखेंगे कि बिंदुसार की जो मौत है वो 273 बीसी में हुई, लेकिन अगला राजा जो अशोक है वो बनते हैं 269 में। इसका मतलब 4 साल कोई भी मौर्य वंश का राजा नहीं बना। ये माना जाता है कि उस टाइम जो अशोक थे वो अपने 99 भाइयों को उन्होंने मारा ताकि वो मौर्य मगध का क्या बन सके? राजा बन सके। साथियों, हम देखते हैं कि अशोक की अगर हम बात करें तो वो तक्षशिला और उज्जैन के क्या थे? वाइसराय थे, सूबेदार थे वहां के। जब बिंदुसार की डेथ हो जाती है तो इसके बाद वो राजा बनने के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयां करते हैं। ये बात कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी स्क्रिप्ट है ब्रह्मी, खरोष्ती, एरामिक, ग्रीक, इनमें से भी काफी मालूम चलता रहता है कि उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। और हम देखते हैं कि अशोक बहुत ज्यादा काम करते हैं। साथियों, जब अशोक राजा बनते हैं तो बहुत क्रूर राजा थे। हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि अशोक क्या है? क्रूअल।
क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को मारा। भाइयों को मार के वो राज करना स्टार्ट करते हैं, सारा भारत जीत लेंगे। लेकिन एक कलिंगा का इलाका होता है, कलिंगा। पेपर में पूछते हैं कि कलिंगा का इलाका कौन सा है, तो ध्यान में रखना जो उड़ीसा का इलाका है, उड़ीसा, वो पुराना क्या है, कलिंगा है। आज का उड़ीसा पुराना क्या है, कलिंगा है। तो वो सारा को जीत लेंगे अशोक का, लेकिन कलिंगा नहीं जीत पाते। तो इसके बाद उनका मन करता है कि हम कलिंग, उड़ीसा के ऊपर भी क्या करेंगे, हमला करेंगे। साथियों, बुक्स बताती हैं कि बहुत भयानक लड़ाई होती है। इधर अशोक और कलिंगा के राजे खारवेला, बहुत भयानक लड़ाई होती है और उस लड़ाई में बहुत लोगों की मौत हो जाती। चाहे अशोक जीत जाएंगे, लेकिन बहुत लोग इस लड़ाई में क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। उसी समय इंडिया में एक बोधि उपगुप्त आए होते हैं। इंडिया में कौन आते हैं, उपगुप्त आ रहे होते हैं। तो उपगुप्त इंडिया में आते हैं कि बौद्ध धर्म की पढ़ाई की जाए, बुद्ध की शिक्षाओं को जिंदगी में लागू किया जाए। लेकिन जब वो जाएंगे उड़ीसा के एक जगह के ऊपर, तो उनका पैर ना कीचड़ में फंस जाएगा, उनका पैर कीचड़ में फंस जाएगा। तो जब वो पैर निकालेंगे, उनका पैर लाल हो चुका होगा, तो वो बोलेंगे भी ये क्या हुआ, मेरा पैर लाल कैसे हुआ। उसको लगा कोई मलबा होगा, मिट्टी होगा, उसके कारण उनका पैर लाल हुआ। लेकिन कोई बताएगा कि नहीं भाई, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये लोगों का मांस है जो तुम्हारे पैरों को लगा है, और ये पानी नहीं, ये लोगों का खून है जो बहा है लड़ाई में। तो सोच के देखो भी कितनी भयानक लड़ाई होगी कि मांस भी ऐसे बन गया लाइक मिट्टी। तो उपगुप्त को लगेगा कि यार मैं तो पढ़ने के लिए आया था, मैं तो बुद्धिज्म की शिक्षा लेने के लिए आया था, और बुद्धिज्म ऐसा धर्म है जो हमेशा नॉन वायलेंस की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, कभी भी लड़ाई की बात नहीं करता। तो वो सोचेगा कि जहां से मेरे, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो हैं जो एक नॉन वायलेंट है, लेकिन उस देश का राजा क्या है, वायलेंट है। तो इसके बाद वो जाके मिलेगा, किसको जाके मिलेगा, वो जाके मिलेगा भाई अशोक, अशोक को जाके मिलेगा, और अशोक को जो बुद्धिज्म की शिक्षाएं हैं वो देना स्टार्ट करेगा। तो कहते हैं कि अशोक अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जो एक क्रूअल राजा था जिसने इतने लोगों को मार दिया, लेकिन उनकी बातों को सुन के अपने आप को बुद्धिज्म में क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। तो हम देखते हैं कि अभी वो बुद्धिज्म को में कन्वर्ट होंगे, और बुद्धिज्म में आके जो जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। सबसे पहले वो अपनी जो एम्पायर थी, मैंने आपको बताया कि इंडिया से लेके सारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इधर नेपाल तक वो बुद्धिज्म को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। साथ साथ में अपने बच्चों, बेटे महेंद्र को भेजेंगे श्रीलंका, ताकि वो श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म का क्या करें, प्रचार करें। इसके अलावा जापान में जैन बुद्धिज्म, चाइना में बुद्धिज्म, सभी जगह अपने अपने जो अनुयायी हैं वो भेजेंगे, ताकि बुद्धिज्म लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो जो बुद्धिज्म की बातें, बुद्धिज्म को बढ़ाने वाली बातें हैं, उनमें अशोक का नाम काफी ज्यादा आता। मैंने आपको बताया कलिंगा वार वाला, ये कलिंगा वार 261 BC में लड़ी गई। इसके बारे में जो अशोका की एडिक्ट्स हैं, स्तंभ हैं, उसमें से 13th स्तंभ है, जो 13th रॉक है, वो बताती है हमें कि कैसे कलिंगा वार हुई और कलिंगा वार जीती गई। तो साथियों, हमने देखा कि अशोक ने बहुत अच्छा काम किया। अशोका के समय ही हमने जो एम्बलम है बहुत कुछ बना। तो इंडिया का जो स्टेट एम्बलम है, 4 लाइन कैपिटल, जो कहां पे है, सारनाथ में है, वो भी हमने किससे लिया है, अशोका से लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरुकुल और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को अशोका ने क्या किया, पैट्रोनेज दिया। तक्षशिला और बनारस की यूनिवर्सिटियां को उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फंड्स दिए। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक कथा बथु, और जैन का भगवती सूत्र, आचरंग सूत्र, और 10 वालिका
सारे का सारा टेक्स्ट अगर पूछा जाए तो किसके समय बना है, वो मौर्यन के समय बना है। तो मौर्यन आर्ट एंड कल्चर में बहुत फेमस रहे हैं, उनके समय ही जैनिज्म की जो ग्रंथ हैं और बुद्धिज्म के जो ग्रंथ है वो सारे क्या है, लिखे गए हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगर पूछा जाए क्यों फॉल क्यों हो गया, मौर्यन एम्पायर फॉल क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले तो यही कारण बताया जा रहा है कि एक्सटेंट बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक एक्सटेंट है, जिसके कारण सारे इलाकों को कवर करना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तो पहला कारण ये है। सेकंड कारण यही बताते हैं कि ज्यादातर बुद्धिज्म के ऊपर फोकस होने लगा, तो बुद्धिज्म नॉन वायलेंस की बातें करता है, तो जो फौज थी, आर्मी थी, वो क्या होने लगी, अनएम्प्लॉयड होने लगी, क्योंकि आर्मी को यूज ही नहीं किया जा रहा है। जो लोग फिजिकली फिट हैं उनका काम ही नहीं हो रहा, तो उनको लग रहा है कि यार हमें राजा क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तीसरा एंटी ब्राह्मणिज्म, क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो एंटी सेक्रीफाइस की बातें करता है, इसके कारण जो ब्राह्मण्स की इनकम है, ब्राह्मणिज्म है, वो क्या हो रहा है, डाउनग्रेड जा रहा है। तो इसके कारण भी हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो चाह रहे हैं कि मौर्यन डायनेस्टी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वार बूटी है, कि जो खर्चा पहले टैक्सेस का लेते थे किसके ऊपर, लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और साथ साथ में और छोटे छोटे जो राजा हैं वो अपनी पावर्स को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और मौर्यन पावर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि मौर्यन का आखिरी राजा कौन था, तो बृहद्रथ, इसका नाम ही रखना है बृहद्रथ, ये आखिरी राजा थे मौर्यन एम्पायर के। इनको हराते हैं पुष्यमित्र शुंगा, ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंगा हराते हैं और शुंगा डायनेस्टी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथियों ये पुष्यमित्र शुंगा पहला ब्राह्मण रूल माना जाता है कि इंडिया में जो ब्राह्मण्स क्या करते हैं, रूल करते हैं, तो वो पुष्यमित्र शुंगा से क्या होता है, स्टार्ट होता है। साथियों ये था मौर्यन एम्पायर। इसके बाद हम अगले वीडियो में मौर्य के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मौर्यन एम्पायर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।